नमस्कार, स्वागत है आपका जेके 24 न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बदायूं से विपिन यादव। आज हम उस चीज़ पे पर चर्चा करेंगे। तमाम हमारे साथ वो कृषक, वो तमाम साथी हमारे साथ आज जुड़ेंगे जो तमाम सरकार जो है, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप जैविक खेती पर जहाँ पर तमाम जोर दिया जा रहा है। तमाम लगातार जैविक खेती के लिए यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार लगातार प्रयास लगा रही है। उसी के सपना पूरा करते हुए आज हमारे साथ में बहुत सारे किसान और इसको एक नई उड़ान देने वाले एक बहुत अच्छे समाज सेवी जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छी यहाँ पर तमाम पहले की है, तमाम मदद की है। आज हमारे साथ में मिस्टर निहाल सिंह जो एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। ये निवासी मुसिया नगला जो बिसौली क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की आप निवासी हैं। और आप जो है यंग एंटरप्रेन्योर 2016 में एक अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है सरकार द्वारा। एक विशेष कृषक सम्मान 2017 में आपको मिल चुका है। प्रगतिशील कृषक सम्मान 2014 में आपको मिल चुका है। लगातार जैविक खेती के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार तमाम किसानों को इन्होंने क्या क्या किया है वो मैं थोड़ा सा आपको पहले परिचय करा दूं, उसके बाद में मैं लेके चलूंगा। चूंकि थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा संक्षिप्त आपके बारे में थोड़ा जैविक खेती पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं, तो आपसे खास करके बात की जाएगी क्रिएशन बायोटेक। जैसा कि इन्होंने पूरा मुझे दिया है, बायोडाटा आपका लिया है मैंने। क्रिएशन बायोटेक पर आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तमाम पहल की है, लगातार कोशिश की जा रही है कि लगातार जो सरकार जो है आत्मनिर्भर बनने का, जहाँ पे तमाम जो उनके वायदे हैं या फिर जो लगातार उनके मंसूबे हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है लगातार आगे बढ़ाया जाए। 8 गाँव के 308 कृषक सदस्यों के साथ जैविक कृषि कार्य की शुरुआत आपने की है। वर्तमान में 2000 कृषकों के साथ पवित्र मेंथे फेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के 70 ग्रामों में आपने मदद की। तमाम किसानों को वो चीज़ें दी हैं जो वास्तविक चाहिए। और किसान जो जैसा कि तमाम पेस्टिसाइड, तमाम वो ऐसे जहर समझो समाज में, या फिर तमाम उन चीज़ों की बात कर ली जाए जिनमें अगर खास करके इस समय बात की जा रही है, तो आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, सब्जी उठा लीजिए, सब्जी भी तमाम कहीं ना कहीं लगातार पेस्टिसाइड उस पर तमाम अगर कहा जाए तो उन पर दवाइयों का छिड़काव होता है। हम अनाज की बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, तो गेहूं में भी कहीं ना कहीं लगातार ये पेस्टिसाइड दवाई लगाई जाती है, जिससे कि बहुत सारा नुकसान का कारण है। और कहीं ना कहीं कैंसर की बात कर लीजिए, किसी बीमारी की बात कर लीजिए, तो बीमारियों में सबसे ज़्यादा अगर जो ज़रूरत है वो हमारे लिए अनाज की आवश्यकता है, हमारे लिए पानी की आवश्यकता है, हमारे लिए वो तमाम सब्जियां हैं जिनमें पेस्टिसाइड चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के क्रम में इन्होंने एक प्रण ठान लिया कि ये समाज कल्याण में जैविक खेती का बहुत ही अहम रोल है और ये लगातार जैविक खेती पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद का निःशुल्क वितरण प्रत्येक कृषक सदस्य को किया है। तमाम इन्होंने यहाँ पर 2000 के आसपास तमाम किसानों को व्यवस्था ग्रहण कराई है, निःशुल्क व्यवस्था ग्रहण कराई है। दूसरा मैं आपको बता दूं, थर्मो कंपोस्ट खाद का वितरण उत्पादन लागत का 75% छूट पर आपने दिया है। और तमाम वो साथी भी मौजूद है, किसान भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। तो उत्पाद खरीद पर 5% एवं 10% बोनस का ही भुगतान किसानों को इनके द्वारा जैविक खेती पर हुआ है। शौचालय निर्माण लगभग 150, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की मोदी जी की रही थी। स्वच्छ भारत मिशन जो कि अब इस समय लगातार मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे थे, कोरोना काल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डंप हो गई है। उससे पहले जबकि मोदी जी ने ये सपना देखा था स्वच्छ भारत मिशन का, तो उसकी क्रम में जो है इन्होंने लगातार मोदी जी से पहले ही एडवांस में इन्होंने 150 के आसपास जो है शौचालय अपने इसी क्रम में बनवाए हैं। हैंडपंप लगभग 55 के आसपास इन्होंने निःशुल्क जैविक खेती को सही लोगों को लगवाए हैं। और बात कर ली जाए आपके जो तमाम फलदार पौधे हैं, उनको 5000 फलदार पौधे वृक्ष जो इन्होंने लगवाए हैं। तमाम वो वृक्ष भी लगातार मौजूद हैं। और बात की जाए बर्मी वेट फ्रेम की, 1500 के लगभग इन्होंने वर्मी फ्रेम जो है तैयार कराए हैं। सोलर लाइट की बात कर ली जाए, सोलर लाइट में जो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती है, उसमें लगभग ये दिखा रहे हैं इसमें 1200 सोलर लाइट इन्होंने अपनी जेब से समाज सेवा में तमाम लगवाई हैं। वाटर डिस्पेंसर की बात कर ली जाए, जो प्याऊ होते हैं, जो जहाँ जल की आवश्यकता होती है, जो चौराहे होते हैं, त्राहे होते हैं, उन पर लगभग 4 से 5 इन्होंने वो भी लगवाए हैं। और चक मार्गों पर पुलिया निर्माण पाइप, जो कि आप देखते हो कि लगातार पुलिया वगैरह होती है, वहाँ पर इन्होंने ये भी लगवाए हैं। और प्रतिवर्ष मेडिकल कैंप लगवाते हैं विशेषज्ञों द्वारा। लगातार जो अच्छे विशेषज्ञ आप आसपास के, अगर बरेली की बात कर ली है, मुरादाबाद की बात कर ली है, तो वहाँ के जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो MBBS MD डॉक्टर हैं, उनके द्वारा तमाम चेकअप, तमाम विशेषज्ञों द्वारा जांच किसान
किसानों की लगातार आपने करवाई है और कृषकों को कृषि ज्ञान नवीन तकनीक की जानकारी हेतु फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय एवं IVRI का भ्रमण लगातार किया है। बहुत सारी नॉलेज को लेकर समाज में निकले हुए हैं। समय समय पर क्षेत्र के कृषकों एवं युवतियों के लिए मौन पालन और डिस्टेंशन यूनिट पर कार्य करने वाले लोगों के लिए PPE किट, जैसे कि कोरोना काल में बहुत आवश्यकता पड़ी थी, लगातार अवेलेबल कराई है। खेल कूद किट जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, वितरण है। इनके लगभग 150 से के आसपास जो युवा पीढ़ी है वो स्वस्थ रखने के लिए और मनोरंजन के लिए इन्होंने लगातार यहाँ पे करवाई है। खेल मैदान का तमाम अगर बात कर ली है तो समतलीकरण कहीं ना कहीं कराया है और बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं कहूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। मैं जल्द से आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या इनकी उपलब्धियां समाज में रही हैं। और सैनिटरी पैड्स का वितरण बात कर लिया जाए तो 5000 के आसपास इन्होंने सैनिटरी पैड्स का वितरण किया है। स्कूली बच्चों के लिए टूथब्रश एवं टूथपेस्ट वितरण वगैरह लगभग 2000 बच्चों को और बहुत सारी चीजें हम लोग चलते किसानों के पास में। और मेरे साथ में निहाल सिंह जी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप पीछे देख सकते हो जैसा कि इस समय लगातार यहाँ पर हमारे साथ में तमाम कृषक भाई भी मौजूद हैं। पहले मैं परिचय कराता हूँ आपको डॉक्टर मिस्टर निहाल सिंह जी से। कौन है निहाल सिंह जी, किस तरीके से क्या कार्य चल रही है, किस तरीके का इन लोगों का क्या कार्यक्रम रहा है, क्या इनका मेन एम है, जिंदगी का लक्ष्य इन्होंने जो है जैविक खेती को बना रखा है और समाज सेवा के लिए इन्होंने बना रखा है, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको निहाल जी JK24 न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा किसानों की। अगर बात कर ली तो किसानों के लिए आपने क्या ऐसा सोचा, क्या आपको इस तरीके की प्रेरणा मिली, किससे आपने प्रेरणा ली जो कि आप जैविक खेती के लिए लगातार कारगर साबित हो रहे हैं और समाज सेवा में आप लगे हुए हैं? सबसे पहले तो JK न्यूज़ 24/7 का बहुत बहुत आभार, आपकी पूरी टीम का। आपने बात इसकी प्रेरणा की अगर करें हम, ये कहाँ से मिली, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा आपको कि मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। भारतीय संस्कृति, चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर हमने बड़ा जिया है इस खेती को भी और भारतीय संस्कृति को भी। आज भले ही उसमें थोड़े देखने को उतनी नहीं मिलती, लेकिन हमारा बचपन उस संस्कृति से ओतप्रोत गुजरा है। और बहुत सारे महापुरुष थे जिनको हमने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ते थे तो उनके बारे में पढ़ा है, जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए बहुत से बलिदान भी किए, अपना पूरा जीवन भी निछावर कर दिया। उनसे प्रेरणा, वो भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो जैसे कि सारे युवा नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, मैं तो बहुत ज़रूरतमंद था नौकरी, मेरे लिए तो बहुत आवश्यकता थी। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन था सही, मैं जहाँ पर भी गया वहाँ पर बहुत सारे मतभेद दिखे मुझे, चाहे वो नौकरियों में उसमें, और जो जहाँ पर नहीं थे वहाँ पहुँचने के लिए मुझे खुद को तैयार करने का भी समय नहीं था, क्योंकि मुझे इमीडिएट नीड थी। मैंने भी एक पेस्टिसाइड कंपनी में नौकरी की। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी सरकारें और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सुने। हमारे देश में बहुत अच्छे कृषि विश्वविद्यालय हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं। सारे डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विश्वविद्यालयों ने सिर्फ एग्रीकल्चर नौकर या पेस्टिसाइड कंपनियों के लिए एम्प्लॉय या वैज्ञानिक ही पैदा किए। पिछले 50-60 सालों में हमारे देश में उन्होंने सही किसान पैदा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारी कृषि पिछड़ती चली गई। ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि मेरे अंदर अगर योग्यता है, मेरे पास में साधन नहीं थे, योग्यता थी। मैंने देखा, चूंकि धरती माँ से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसने जो ज्ञान दिया उसको क्यों ना लोगों के लिए, जो मैं जानता हूँ कि हाँ गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, हम अपनी ज़मीनों को बंजर कर देंगे इस हिसाब से, और आगे आने वाली पीढ़ी को तो फिर बहुत ही भयंकर उसका जीवन बीतेगा। तो इसको सुधारने के लिए हमें आज कुछ ठोस निर्णय लेने होंगे। तो मैंने भी अपना नौकरी का वो छोड़ के जो मुझ पे संसाधन थे उन्हीं से पहले अपने खेत से जैविक खेती शुरू की, और उसके बाद में जब मैं वहाँ पर मैंने करना सीख लिया, जैविक खेती की जितनी चुनौतियाँ थी उनसे लड़ना सीख लिया, फिर मैंने एक ग्रुप बनाया। पहले 20 किसानों से शुरू की, आज मेरे पास यहाँ और राजस्थान में कुल मिला के लगभग 3000 किसान हैं। फिर बात ये आती, जैविक उत्पाद खरीदेगा कौन? कंपनियाँ, मेरा एक्सपोर्ट करता हूँ,
केवल एक 2-3 चीज़ें हैं हमारे समाज में बुराई। अगर हम माने भारतीय खेती को देखें तो तरीके गलत हैं। खेती नुकसान का सौदा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेन वॉश किया गया है हमारे किसान का, वो चाहे हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सही, चाहे कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा सही, जी कि वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के बिना वो ये समझने लगा खेती है ही नहीं। जबकि हम सदियों से, हजारों करोड़ों साल से हमारे यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं जहाँ कोई पेस्टिसाइड का नाम ही नहीं था। ये 50 साल में ऐसा क्या चेंज हो गया कि बिना उसके नहीं हो सकता। तो ब्रेन वॉश किया गया है सिर्फ उसका व्यापारीकरण करने के लिए। और व्यापार, इस व्यापार में आगे कौन गया? प्राइवेट वो कंपनियां जो बीज और खाद दवाएं बेचती हैं, ठीक है, या बहुत सारे निधियां जो हमारे टैक्स पेयर लोगों की हैं, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकारी योजनाओं में, जो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं तथ्यविहीन थी, उनमें लग गया। देश में कोई सुधार ही नहीं हुआ इन चीज़ों का। तो फिर ये इनिशिएटिव लेना पड़ा कि ठीक है, मैं जितना कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा देश सुधार दूंगा, लेकिन हाँ जितना मैं कर पाऊंगा और जो लोग समझते जाएंगे उसको आगे बढ़ना हूँ। तो ये उद्देश्य लेके कि देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, इसका पालन करना और इसकी रक्षा करना, ये दोनों हमारे कर्तव्य हैं। हमें किसी से इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमारा भाई ठीक है, कुछ लोगों को बहुत अधिकार दिए गए हैं देश को सुधारने के, वो उनका पालन नहीं करते। हमने लिए हैं क्योंकि हमारा देश है, और वो इस अधिकार को लेके इसी मनोदशा के साथ में कि नहीं ठीक है, हमारी लड़ाई है ये, अगर कुछ गलत हो रहा है उसको सही करना हमारे लिए ही आगे आना पड़ेगा। तो आया, पहले मैं आया, आज बहुत सारे लोग मेरे साथ में, और जिस आशा और विश्वास के साथ आया लोगों ने, जैसे हमारे किसान भाई आप देख रहे हो, ये कुछ हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं, इन्होंने बहुत मन दिया, बल दिया। तो ये मैंने जैसे बताया, मैं अकेला चला, फिर 20 हुए, 20 से आज 3000 हैं, और ये 3 लाख होते भी देर नहीं लगभग अपने। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ हम भगवान को मानते हैं, ठीक है। भगवान शब्द मेरे हिसाब से, मेरी अपनी फिलॉसफी है, अगर कोई इससे किसी को विरोध हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने क्या सीखा है मैं उसको बता रहा हूँ। भगवान 5 शब्दों से मिलकर बनाए, भा भूमि, गा गगन, बा वायु, आ अग्नि, ना नीर। ये 5 वो तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है। तो भगवान का मतलब जैसा हम लोग करते हैं कि कण कण में है, तो ये हर जगह आपको मिल जाएंगे, आपको भूमि मिल जाएगी, वायु मिल जाएगी, हर जगह कण कण में रहते हैं वो। और जैसे कहते हैं कि भगवान ही बिना बना सकता है और वो ही मिटा सकता है, उसी में हम विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान मान के चलता हूँ। इन 5 तत्वों से शरीर बनता है। अगर ये 5 तत्व हमारे आज बहुत पॉल्यूटेड हो रहे हैं, तो आगे जो भी शरीर इससे बनेंगे वो निश्चित है कि उस तरह के नहीं होंगे जो पिछले बने थे। नहीं सर, एक चीज और थी ना कि जैसे पहले आयु जो थी किसान की बात कर लिया तो लगभग औसतन 100 वर्ष थी, और आज लगभग 50 एवं मुश्किल से हो पाती है सर। वो यही कारण है कि जो तत्व हैं, जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, मैं अगर साइंस की भाषा में कहते हूँ 5 इंग्रेडिएंट है जिनसे मिलकर शरीर बनता है। बिल्कुल सही बात है। अभी इंग्रेडिएंट ही खराब हुए तो प्रोडक्ट कैसे सही होगा? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एक तो ये चीज थी। अब यहाँ पर अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, शरीर हमारा जो स्थूल रूप है वो होता है भूमि का। पानी जो भी लिक्विड हमारे शरीर में रहता है वो रहता है किसका? पानी का अंग होता है। हवा हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। फिर आता है अग्नि। अग्नि कहते हैं ऊर्जा का रूप होती है। तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा को कैसे सुधारें? आज हमने ये देखा है कि किसी चीज को विध्वंस करने के लिए बहुत सारे, किसी का घर तोड़ना है, कोई संस्थान तोड़ना है, 2 मिनट लगते हैं और बनाने के लिए वर्षों लग जाते हैं। मीन्स ये है कि ऊर्जा का उपयोग वहाँ विध्वंस में ज्यादा हो रहा है, निर्माण में कम हो रहा है। ऊर्जा बहुत है हमारे पास, हम युवा देश हैं आज। हमारा जो भारत देश है उसमें 65% युवा हैं। हमसे बड़ी ऊर्जा ही नहीं है किसी देश के पास में, मगर उसका सदुपयोग करने में हम कहीं ना कहीं नाकामयाब रह रहे हैं। इसीलिए आज हम बेरोजगारी और इन सब चीजों का रोना रो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है आकाश का क्या रोल है हमारे उसमें, वो आता है विचारधारा से। तो जब हमारे यहाँ पर करुणा, परोपकार, ठीक है, और एक दूसरे का भाईचारा, सद्भाव, ये सब हमारे यहाँ पर चरित्र निर्माण में सहायक हुआ करते थे। ये गहने थे मानवता के, हमारे आभूषण हुआ करते थे।
लेकिन आज क्या इनकी जगह ईर्ष्या, द्वेष, ये इन चीजों ने ले लिए। ये इससे क्या है कि हमारा आकाश गंदा हो रहा है, जो विचारधारा है वो एक गंदी तरफ जा रही है। तो ये पांचों तत्व जब तक सही नहीं होंगे तब तक शरीर सही नहीं होगा। शरीर सही नहीं होगा, जब शरीर सही होगा, अब आ जाते हैं दूसरी चीज। शरीर में अगर फीडिंग गलत होगी, भोजन सही नहीं होगा तो शरीर गलत हो जाएगा। शरीर गलत होगा, कहीं ना कहीं रोग युक्त होगा तो विचार गलत होंगे। विचार गलत होंगे तो फिर समाज में उसका हमें प्रभाव देखने को मिलेगा, दूषित हो जाएगा, समाज ही दूषित हो जाएगा। तो मेरा बॉटम लाइन ये कहना है कि अगर तुम भगवान को मानते हो, जो भी लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप लोग भगवान को मानते हो तो इन पांचों तत्वों को सही करने में आपका योगदान होना चाहिए। भगवान एक है और बाकी लोग देवता हैं। मैं सनातन संस्कृति से, चूंकि मैंने अपनी संस्कृति जितना पढ़ पाया हूँ, जितना उसमें समझ पाया हूँ कि बाकी सब लोग देवता हैं, भगवान है अलग है, बाकी सब देव हैं। और वो देव इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इन पांचों तत्वों को कहीं ना कहीं सही रूप में स्थापित करने के लिए अपना जीवन, चाहे वो एक विचार सही, कोई गलत विचार ना हो जाए, इसके लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने दांव पे लगा दिया। इसलिए हमने उनको भगवान की श्रेणी में रख दिया। तो ये दिव्य कार्य होते हैं, चाहे हम समाज में एक सही विचारधारा लेके आए, एक विचार को सुधारें, या हम किसी जो स्थूल तत्व हैं जैसे वायु, जल या भूमि, इनको सुधारें, तो ये सारे दिव्य कार्य कहलाते हैं। तो जो हमारे देवता लोग थे, इन्होंने इसके लिए अपना बहुत हमारे लिए रास्ते दिए हैं। तो उनकी पूजा का भी मतलब ये है कि इन तत्वों को कहीं ना कहीं हम सही करते हैं। मैं विचार हमारे गलत और भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब उसका कहीं पर भी मीनिंग नहीं रह जाता। ये है। नहीं, अब खास करके जैसा कि निहाल जी बात कर ली जाए, चूंकि जैविक खेती की जहाँ पे बात की जा रही है, दर्शकों के लिए खास करके किसान भाइयों के लिए क्या इस तरीके का, जैसे कि आप लोग अभी बता रहे थे, जैसे कि हम लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं में भी आप लगातार यूरिया का कर रहे हैं, तमाम पेस्टिसाइड जैसे कि तमाम उसमें कीटनाशक दवाएं लगाई जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बॉडी पूरी इसी से कहीं ना कहीं दूषित हो रही है और तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसा कि आप स्वयं देख ही रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से खेती, अगर सपोज मैं 10 बीघे गेहूं लगा रहा हूं, तो किसान किस तरीके से उसको करे, उसके बारे में, चूंकि आप ग्रेजुएट हैं और एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं और आप जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार का भी सपना है कि लगातार कहीं ना कहीं जैविक खेती को आगे बढ़ाया जाए। तो दर्शकों को ऐसा कुछ बताइए, जैसा कि अगर 10 बीघे किसी ने गेहूं लगाया तो उसके लिए किस तरीके से जैविक खेती किस तरीके से अपना सकता है सर? ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हमारी जो प्रकृति है, जो जमीन है, वो हमें मिलके दोहन के लिए अलाउ करती है, बेधन के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक है। दोहन का मतलब ये है कि हम उसको पहले फीड करें, कुछ खिलाएं, तब उससे दूलें जितना दूना है। आज क्या हो रहा है कि हम 1 कुंटल यूरिया डाला है उसमें और 1 कुंटल डीएपी डाला है, और उससे जो है वो 50 कुंटल 25 कुंटल भूसा और 25 कुंटल अनाज ले आए। हाँ। तो हमने 2 कुंटल लगाया, वो भी केमिकल जिंदा जहर लगा दिया, और उससे वो ले आए। मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाई, थोड़ी सी उससे मेरी बात को, इसको समझना कि है क्या जो गलत बताया गया है। पता नहीं वैज्ञानिकों ने क्या इस सोचा या वो नहीं सोचा, मुझे नहीं पता उनके इसके पीछे क्या उनका स्वार्थ रहा या क्या धारणा रही। लेकिन सत्य ये है कि कोई भी पौधा अपने आप भोजन नहीं खाता, हमारी तरह हाथ पैर नहीं है उसके। बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों को भोजन बना के देते हैं। हाँ। ठीक, वो हम बहुत रिच थे इसमें, और वो बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे हम देसी खाद बोलते हैं, या जीवाश्म, जैसे जो भूरा वगैरह होता है, हाँ, उनमें वो जीवित रहते हैं। अब क्या हुआ कि हमने दवाएं और ये लगा के वो जीव मार दिए, तो आज क्या उसे खाना मिल ही नहीं रहा है। तो ये जो केमिकल, ये एक इंजेक्ट का काम कर रहा है, जैसे कि प्रक्रिया है, ये हमारी जमीन को बहुत जल्दी बंजर बना देगी। दूसरा, जिस न्यूट्रिएंट के लिए हम लोग खा रहे हैं, जो लोग खाने वाले हैं वो भी सुने, जिस न्यूट्रिएंट के लिए, जिस फायदे के लिए हम ये रोटी खा रहे हैं, वो उसमें है ही नहीं, वो नेचुरल है ही नहीं, वो सब आर्टिफिशियल है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, टॉक्सिक है, जहरीले हैं, और निश्चित है वो टॉक्सिकपन जब शरीर में जाएगा तो शरीर को भी कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार शरीर होगा। और दूसरा सर, डिटॉक्सिफिकेशन, निर्वसीकरण बॉडी का हो नहीं पाता, ऐसी बात है। नहीं हो पाता, कैसे कर पाए जब सारी फीडिंग, जो जितनी चीजों की जो भी खा रहे हैं वो सब ऐसा ही है, क्या करें। तो अब अगर जो आपका सवाल था कि अगर हम 10 बीघा खेती में, देखो वो गेहूं लगाएं तो कैसे लगाएं, मैं आपको बताता हूं। पहले तो हम जमीन को और पौधे, ये हैं जैविक चीजें हैं ये, ठीक है।
इसको रसायन से ट्रीट ना करें। ये रसायन नहीं है, ये जैविक है। जैविक रसायन दूसरी चीज है। ये कुछ चालाक लोग रसायन ले आए इसमें, वो अलग बात है। अब वो कैसे ले आए, ये बहुत बड़ी वो है। उपज बढ़ गई ना सर उससे, तो बस उपज लग रहा है। क्या फायदा, पहले भूखे मर रहे थे, अब खा के मर रहे हैं। हाँ, भूखे मरना, आदमी 10-15 दिन तक भूखा रह सकता था, लेकिन खा के तो 2 दिन में मर जाता। हाँ, मर जाता है, बिल्कुल सही बात है। तमाम कैंसर, तमाम तो फिर हम वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ इससे। तो मेरा मतलब ये है कि एक तो वो देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट बना लें, थर्मो कंपोस्ट बना लें, ठीक है, वो लगा दें, उसमें लगाएं। ज़्यादा बड़ा सस्ता पड़ जाएगा, पहली साल हो सकता है थोड़ा सा आपको महंगा पड़े। दूसरा, जो बीड्स हैं उनको मैनुअली निकालें या अच्छा फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि खरपतवारनाशी भी लगाते हैं लोग। बिल्कुल, ठीक है। अभी हो सकता है कि सब लोगों के खेत में कीड़े होंगे, अगर आप अकेले शुरू करो तो चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा आए, क्योंकि औरों के खेत के कीड़े और ये तुम्हारे में आ जाएंगे। ठीक है। या सब लोग दवाएं लगा देंगे, तुम अपने में दवा मत लगाओ। ठीक है। देखो बात क्या, पेस्टिसाइड की बात करते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड का मतलब ही नहीं समझाया किसी वैज्ञानिक ने, किसी किसान को। बिल्कुल। अब से पहले ये होता था, कीड़ों ने फसल बर्बाद कर दी, हम दवा लगाने जाएंगे, दुकान पे जाता था कि कोई दवा बता दो, उन्होंने दे दिया, लगा दी। बीच में थोड़ा अगर हम 2000 के आसपास की बात करें कि वो फसल में कीड़े लग रहे हैं, कुछ दवा दे दो, उसने दे दी दवा और लगा दी। ये है कि हम इसलिए दवा लगाने के लिए जाते हैं कि दवा दे दो जिससे कि हमारे इसमें कीड़े ना लगे। ठीक। तो हम यहाँ तक ले आए अपने इसको खींच के। ये एक गलत धारणा है। पेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर 10 रुपए का हमारा कोई फसल नुकसान कर रहा है, कोई कीड़ा, और 1000 रुपए की दवा लगाना कहाँ की बेवकूफ़ी है, हम कौन सा फायदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम, अब वो धैर्य नहीं है हमें कि हम देखें। साथियों, कारण हमारा लाइव कुछ कट गया था, तो हमारे साथ में निहाल सिंह जी मौजूद है। लगातार हम लोग वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर की यहाँ बात की जा रही है। निहाल जी, लगातार कोशिश कर रही है सरकार, विपक्ष चुटकी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या विचार होगा आपका कि आत्मनिर्भर के लिए और क्या, क्योंकि आप एक समाज में अगर कहा जाए तो युवाओं के आप एक आइकॉन के रूप में देखा जा सकता है। लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार आपकी जंग जारी है, बगैर सरकार के किसी भी कहना चाहिए सहयोग के आप लोग लगातार लगे पड़े। तो हम किसान भी आपके साथ मौजूद हो, किस तरीके का आपका रहेगा कि युवाओं के आइकॉन जिस तरीके से अगर आपको कहा जाए तो क्या आत्मनिर्भर के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? मेरा केवल इस चीज़ में, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ पोटेंशियल है वो है हमारी कृषि में। ठीक है। और वो ख़राब भी हो रही है। आज का हमारा युवा जागरूक है, सेंस उसका बहुत अच्छा सेंस भी है, बहुत ही संवेदनशील है वो इस चीज़ को। तो मेरा युवाओं से ये कहना है कि पहले तो समझें कि हम कृषि प्रधान देश थे, हम विश्वगुरु बने अपने कल्चर और एग्रीकल्चर की वजह से। आज ये दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हाँ। मीन्स हमारे पास में बहुत रिच चीज़ें थी, आज भी हम नेचुरल रिसोर्स हमारे पास बहुत रिच हैं इंडिया में, मगर क्या है कि शायद योजनाएं हमें ऐसी नहीं बनी, या बनी तो वो ज़मीनी पे नहीं उतरी जिनसे किसानों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। मैंने पिछले 17 सालों से मैं बहुत सारी, एक तो मेरी ये जैविक की योजना है जिस पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप किसान भाइयों से भी पूछना कि उनको कुछ। दूसरा मेरा ये है कि बहुत संभावनाएं हमारे भारत देश में। विश्वगुरु बनने में 5 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर जमीनी हकीकत पे इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सारे राजनेता, सारी सरकारें और हमारा जितना भी प्रशासन है, ये जो सारा तंत्र है वो काम करना शुरू कर दे। थोड़े समय के लिए वो अपना स्वार्थ हटा के देश के लिए काम करना शुरू कर दे। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, भ्रष्टाचार वगैरह, इस पे क्या बात करना सब जानते हैं। ठीक है। अगर इससे ऊपर उठ के चलो, दूसरी चीज ये, युवा आप लोग आगे आओ। अगर एक अच्छा सशक्त भारत बनाना है तो आप लोग आगे आओ, अपनी उस ऊर्जा को भारत निर्माण में रखो, लगाओ। ये आसान नहीं होगा,
आप ये समझे कि बहुत आसान हो जाए, आसान नहीं होगा। सही बात है, तो स्ट्रगल तो करना होगा। हाँ, चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को सामने करने के लिए तैयार रहो। योजनाएं मेरे पास में है, मैंने कुछ योजनाएं बनाई हैं जो अभी और फाइन ट्यून होना है, क्योंकि मुझ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला पाया। अभी 3000 किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे पास, मैं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे गाय पे एक योजना है, अच्छा, जिससे गाय का सदुपयोग कैसे किया जाए, बहुत बढ़िया योजना है मेरी। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर कोई सरकारी अफसर या कोई वो सुनते हो इसको, तो मैं बताता हूँ, गाय और बैलों से हम इतनी एनर्जी बना सकते हैं। बरेली की अगर मैं बात करूँ तो जो गाय और बैल इधर उधर घूम रहे हैं, कम से कम 5 मेगावाट की लाइट हम उनसे बना सकते हैं, तो विद्युत दे सकते हैं। विद्युत दे सकते हैं। ये मेरा अपना वो है, और पूरा ये साइंटिफिक है, कोई कैलकुलेटेड है पूरा। दूसरा, उन गायों से जैविक खेती में गायों का बहुत महत्व है, बिल्कुल, उनके गोबर का और उसका, वो एक बहुत बड़ा वो एक सेपरेट विषय है, लेकिन वो भी हम जैविक खेती भी कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जो लोग खाना खाते हैं, जो लोग भी खाना खाते हैं, वो अगर इस लाइव को देख रहे हैं, तो आप ये समझें, अगर किसान आपको जैविक उगा के दे रहा है तो वो उसका जो मूल्य है वो ज़्यादा है। ठीक है, और आप बाजार की कीमतों पे उसके मूल्य को देना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी केमिकल लगाता है। अगर गेहूं की बात करें तो पिछले साल हमारा शायद 2300-2400 रुपए के आसपास गेहूं का मूल्य आया था। ठीक है, कीमत नहीं, कीमत और मूल्यों में लोग अंतर कर जाते हैं। कीमत का मतलब मार्केटिंग ट्रेंड, सप्लाई और डिमांड पर, मूल्य का मतलब है कि क्या उसमें लगा है, कितना वैल्यूएबल है वो हमारे लिए। ठीक है, तो मूल्य, अगर हम खाना खाते हैं तो हम कम से कम, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जो हमारे युवा व्यापारी वर्ग से आते हैं, परिवार से आते हैं, या अधिकारी परिवार से आते हैं, वो लोग कम से कम 1 या 2 किसान परिवार को जाके वहाँ पर उनसे अच्छी चीज़ें पैदा करवाएं, खुद खाएं, उनसे उनको एक रास्ते भी बताएं। बहुत सारे किसान जागरूक नहीं हैं चीज़ों से, वो जागरूकता भी उनमें फैलाएं, जिससे कि वो जैविक करें, और जैविक से ही ये देश सुधर पाएगा। अगर केमिकल में रहे हम, तो हमारी जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारी पीढ़ियां पैदा होंगी, वो फिर ऊर्जा विहीन होंगी। बिल्कुल, ठीक है, और हमारा अगला मैं बता रहा हूँ, अगर हमारी जमीनें बंजर हो गई तो आगे हम रोटी के लिए गुलाम बनेंगे। जो हमें रोटी देगा उसकी गुलामी स्वीकार करेंगे, क्योंकि भूख से बड़ा कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता है। नहीं, आप इस समय भी देख लीजिए, आप तमाम, जैसे बच्चा जन्म नहीं ले पाता माँ की कोख से, उससे पहले कहीं ना कहीं बीमारियां उसको घर कर लेती हैं। लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों में बगैर ऑपरेशन के बच्चा तक नहीं हो पा रहे हैं, तमाम बीमारियां लगातार लगी। तो बहुत जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिल्कुल आपकी जो है बिल्कुल सही है। और मेरे साथ किसान मौजूद है, किसान एक बात और कहूँ। जी जी जी, 2 चीजों पे सरकार ध्यान दे ले, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। एक तो जैविक खेती का जो मैंने बताई दिया, दूसरी चीज जो है हमारा टेक्सटाइल उद्योग, जिसमें नेचुरल फैब्रिक ले आए जो किसानों के खेतों में पैदा हो। ठीक, आयुर्वेद, आयुर्वेद को हमारे पता नहीं क्यों पिछाड़ा गया। पिछाड़ा नहीं आयुर्वेद, आज भी उसकी ताकत बहुत है, लेकिन क्यों हमारे आयुर्वेद को नीचे ले जाया गया, मैं नहीं समझता। जो लोग बैठे हैं, जो पिछले जो जिम्मेदार पदों पे जो लोग थे, उन्होंने उसको क्यों डिग्रेड साबित किया, एलोपैथी को आगे ले आए। तो ये 2 चीजें, आयुर्वेद अगर वो ले आएंगे तो हमारे यहाँ बहुत संभावना हुई, किसान हमारे दवाओं की फसलें उगाएंगे, उससे लाभ होगा। रेशे वाली फसलें, ठीक है, आज हर जगह प्लास्टिक और इसने पॉलीथीन ने ले लिए, इसको रिप्लेस करके वहां पर अच्छा फाइबर, नेचुरल फाइबर अगर बनाए, जो किसान हमारे खेतों में उगाएं, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। विश्व देख रहा है हमारी तरफ, वो लोग अपना रहे हैं इन चीजों को। तो किसानों को अगर कुछ देना, तो इस बारे में अगर कोई ठोस कदम उठाए गए, ठीक है, केवल गेहूं और धान उगा के किसान का आय दोगुनी नहीं हो सकती, और ना ही कुछ संभावनाएं इसमें, संभावनाएं और बहुत सी इसमें जो बात को बात करेंगे जिनमें है, लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें एकदम क्रांति आ जाएगी, और किसान को लेके बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। देश बिल्कुल इस समय देख सकते हो, जैसा कि कोरोना काल वैश्विक महामारी ने लगातार पूरा घेर रखा था, और इस समय अगर बात कर लिए तो -12 में लगभग GDP जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी बातों में इन पर कहीं गौर करे सरकार, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि आप लोग कुछ एफोर्ड करेंगे गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट आपसे कुछ करेगी, तो जाहिर सी बात है GDP भी हमारी कहीं ना कहीं लगातार सही हो सकती है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मैंने सुना है उनका कि हमने किसानों के लिए किसानों का ये किया, चाहे वो अधिकारी सही, चाहे वो कोई और पदों पे सही, वो सब लोग ये कहते हैं हमने किसानों के लिए किया।
किसान कोई भिखारी नहीं है हमारा, बिल्कुल, जो उसके लिए तुम करते रहो, तुम मतलब तुम्हारी तरफ को देख रहा है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए है वो, तुम्हारे लिए रोटी देता है वो, बिल्कुल, उसका आत्मसम्मान है। किसानों के लिए कुछ करने वाले लोगों ने, ठीक है, नहीं चाहिए ऐसे लोग। किसानों के साथ अगर कोई काम करने का जज्बा रखता है तो किसानों के साथ आए, उनके साथ बैठ के काम करो, क्योंकि तुम्हें आज वो किसान की रोटी का देन है, ठीक है। और जो रोटी नहीं खाता वो भले ही ना आए, और जो रोटी खाता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसान के साथ आए, देखे वो कैसे अपनी फसल उगा रहा है, उसके दर्द को महसूस तो कर लो कम से कम। ठीक है, बांटो मत, मगर महसूस तो कर लो, और उसको वो सम्मान तो दो जिसको वो डिजर्व करता है। पैसे से किसान परेशान नहीं है। किसान के लिए जो किसान का चित्रण किया जाता है, आज कोई भी एक चपरासी को अपनी बेटी ब्याह देगा मगर एक किसान के बेटे को नहीं ब्याहता, ये क्या है? किसान के साथ में ऐसा जो लोग, जो किसान के साथ आज भी वही व्यवहार होता है जो अंग्रेजों की गुलामी में होता था। अगर किसी भी दफ्तर में या अधिकारियों के उसमें जाए, वो क्यों नहीं उसको वो सम्मान मिल रहा है? क्या आज भी गुलाम है वो? उसके साथ जो व्यवहार होता है वो ये होता ही नहीं कि वो एक मानव है, एक हमारा अपना भाई है, इसके तरह व्यवहार नहीं होता। तो इन चीजों को भी सुधारो, किसान की मना स्थिति को भी सुधारो। वो बहुत ज्यादा इन चीजों से, जहाँ क्योंकि मैं किसानों के बीच में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि वो इन चीजों से बड़ा ऊब चुका है। वो खुद का जीवन तलाशने की कोशिश कर रहा है और चीजों में इरिटेट महसूस करता है। हाँ, कि वो कुछ नहीं अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है कि वो नौकरी कर लें। वो ऐसे छोटे मोटे, वो व्यापारी नहीं है लेकिन व्यापार करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उसका स्वभाव व्यापार नहीं है। लेकिन बिचौली सर उसको भी खा जाते हैं, बिचौली उसको भी खा जाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो इसलिए किसान के साथ में, किसान का आत्मसम्मान को रखते हुए सरकार की और हम सबकी, युवाओं की, केवल सरकार पे हम सारे काम छोड़ देंगे, सरकार कितना करेगी, लेकिन हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि किसान को वो सम्मान दें, उसके दर्द को महसूस करें, और जो भी वो उगा रहा है उसकी सही कीमत तो दें। हाँ, वाजिब मूल्य है जो है, मूल्य दें, कीमत नहीं, मूल्य दें, उसका मूल्य दें। ठीक है, धन्यवाद। तो और मेरे साथ में समय किसान भी मौजूद है, बात करेंगे किस तरीके से लोगों को क्या क्या फायदे हुए। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, आपने कुछ जैविक खेती के बारे में, जैविक खेती कर रहे हैं आप? यस। हाँ, तो क्या लग रहा है वो जो पहले जो आप कर रहे थे, कितने समय से कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। ये चौथी साल है। नाम क्या है आपका? ओमिंदर सिंह। 34 साल हो, 4 साल पहले आप जो खेती कर रहे थे उसमें और उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? इसमें बहुत अंतर आ रहा है नजर। हमारे लिए इसमें बहुत फायदा मालूम पड़ रहा है। कीटनाशक दवाएं जो लगाते थे वो महंगी पड़ती थी, और इससे जो कंपोस्ट वगैरह लेते हैं वो सस्ता पड़ता है हमारे लिए, और उससे बहुत फायदा मिलते हैं हमारे लिए। किससे प्रेरणा ली आपने? मानिए जी। हाँ, और भी मेरे साथ मौजूद, आप कर रहे हैं खेती? हाँ, मेरा नाम सिमनेंद्र सिंह है जी। हम जैविक प्रोग्राम से मतलब पिछले 6 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यहाँ आके हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए, हमारे जो निहाल भैया हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये लगता है आज समाज में किसान की वो स्थिति पैदा हो गई है। अगर आप किसी से कह दो आप कौन है तो किसान बता दो तो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन आज निहाल जी के मतलब इस कंपनी से जुड़ के आज हमें ये गौरव महसूस होता है। यहाँ किसानों का इन्हें अन्नदाता प्रोग्राम चलाया, जिस प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से निहाल भैया का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और किसानों के हित के लिए लगातार प्रयासरत हैं। किसानों के लिए क्या कहोगे, जैविक खेती के लिए किसी को संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी के लिए? जैविक खेती आगे की जो फ्यूचर की खेती है वो जैविक खेती है, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। बिल्कुल, और भी मेरे साथ में मौजूद, आपसे कुछ बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप कब से जैविक खेती? सिंह है। मैं यहाँ 2014 से जैविक खेती में भैया ने समझाया। पहले हम लोग जानते भी नहीं थे कि जैविक क्या होता है। जब हमारे एमडी साहब यहाँ आए तो इन्होंने समझाया, तो लोग उस समय मजाक समझ रहे थे इस चीज़ को कि ये क्या समझा रहे हैं। तब इन्होंने समझाया तो हम लोग जैविक के बारे में ट्रेनिंग दी गई हमको, और प्रशिक्षण दिए गए, जैसे बर्मी कंपोस्ट बनाना, और अब तो एक थर्मोप्लग बना रहे हैं। हमारा थर्मोप्लग खाद है एक, वो बन रही है। और जैसे जीवामृत वगैरह बनाना, जैसे बाजार से ना खरीद कर केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपने घर पर ही तैयार करके हम अपने खेतों में लगाएं, जिससे कि हमारी लागत भी घटे और जो हम केमिकल खा रहे हैं वो हमारा थोड़ा सुधार हो। इसको लेके जैसे प्राकृतिक संसाधन, उनके बारे में भी हमें ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि वृक्ष लगाना, या ये जल है उसको, जल को लोग बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ से वाटर कूलर वगैरह सभी फार्मरों को दिए गए निःशुल्क, कोई इसका चार्ज नहीं लिएगा।
और जैसे उसमें नराई में बहुत खर्चा आता है हम लोगों को, लेबर चार्ज अधिक लगता था, उसके लिए हम लोगों ने बताया कि सर इसमें हम जब से जैविक खेती कर रहे हैं तो इसका मतलब घास की दवाई नहीं लग रही है, तो इसमें हमारा लेबर चार्ज बहुत बढ़ गया। तो एमडी साहब ने उसके बारे में सोचा, तो उसके लिए एक हैंडो हम लोगों को दिया गया है, अच्छा, जिससे कि हमारा लेबर चार्ज 50% कम हो गया है। अब एक व्यक्ति आराम से 1 बीघा 1.5 बीघा तक उसको साफ कर सकता है। अच्छा अच्छा, वैसे हमारे लगभग 3 व्यक्ति लगते थे 1 बीघे में, अब वो 1 बीघा में 1 व्यक्ति आराम से कर सकता है। तो इसमें हमारी लागत भी घटी और जैविक खेती के बारे में हमको मतलब प्रेरणा मिली है, तो हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं। जमीन कितनी है आपके नाम लगभग? आप कितनी जमीन जमीन में लगभग 8 एकड़ के करीब में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। 8 एकड़ में अगर 4 साल पहले की बात की जाए, 4 साल पहले कितनी उपज ले पा रहे थे और आज कितनी उपज ले पा रहे हैं? उपज की आप अगर बात करो, उपज में तो थोड़ा अंतर मिला था। जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमको काफ़ी लॉस हुआ, मगर धीरे धीरे उसमें हम सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमको आराम मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। मतलब दवाइयों को कहीं ना कहीं खर्चा हमारा घटा है, पर अगर हमारी पैदावार कम हुई है तो उधर हमारा चार्ज घट गया है। जैसे मतलब दवाइयाँ हम लगा देते थे काफ़ी, वो घट गई हैं। जैसे हम अपना खुद वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाया हुआ है अभी, तो उसमें अपना वर्मी कंपोस्ट बना करके हम अपने खेतों में लगाते हैं, तो उससे हमारा डीएपी का चार्ज मतलब ख़त्म। फिर हम जीवामृत लगा रहे हैं, उसमें जीवामृत जो हम लगाते हैं उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊं। जीवामृत जो हम बनाते हैं अपना, तो उसको जो भी हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आक है, ढाक है या नीम का पेड़ है, जिन चीज़ों में कोई कीट नहीं लगता है, उन चीज़ों के पत्तों को उसमें हम डाल करके गाय का गौमूत्र लेके पानी में उसको मिला के, और जैसे फल वगैरह जो सड़ जाते हैं उसका छिड़काव करते हैं? उस नहीं, मैं बनाने की विधि बता रहा हूँ बनाने का। तो उसको हम उसमें डाल देते हैं। फलों का गूदा जो सड़े हुए फल होते हैं या खराब दालें होती हैं, उनको बना करके, लहसुन प्याज जो खराब हो जाता है मंडियों में देखा है, वो कम दामों में हम लोग खरीद के उसको बना लेते हैं, तो उसका स्प्रे हम अपने खेतों में करते हैं। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम केमिकल पहले लगाते थे, तो केमिकल का ये होता था कि हमने केमिकल लगाया तो आने वाले 10 दिन के बाद हमारे खेत में फिर से कीट लग जाता था, और इससे लगाने से हमारा लगातार काम होता है, मतलब जल्दी कीट नहीं लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, केमिकल लगाने से जो हमारे कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मित्र कीट होते हैं, किसान के मित्र कीट होते हैं, वो भी मर जाते थे। और इससे और होता क्या है, जो मित्र कीट होते हैं वो उस पे पेड़ पे बैठते हैं, अंडे भी उस पेड़ पे ही देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो हमारा पौधा होता है फसल का, उसी पे अंडे देते हैं वो, उसी पे उसकी मतलब 3 पीढ़ी उसी पे रहती हैं वो, समझ रहे हो। और जो हमारा केमिकल जो कीट होते हैं वो उड़ते हैं, उससे उड़ के बाहर ऐसे अंडा दिया उन्होंने बाहर मेड़ पे, तो जब हमने केमिकल लगाया तो जो खेत में था वो तो मर गया उससे, बाकी जो बाहर थे वो तो नहीं मरा। तो उनके जो अंडे होते हैं वो फिर से खेत में आ जाते हैं 8-10 दिन के बाद, तो हमको फिर स्प्रे करना पड़ता था। तो इससे हमारा वो, और उसकी जो केमिकल उस पर लगा दिया हमने, अपना जो मित्र कीट है, तो उसकी 3 पीढ़ियाँ खत्म हो जाती थी। और वही फिर हम लोग एब्जॉर्ब करते थे, हम लोग उसको खाते थे, तो उसकी 3 पीढ़ियाँ खत्म हो रही है एक बार में, उसकी एक ही पीढ़ी खत्म हो रही है, तो वो तो 8-10 दिन बाद फिर से लग जाता था रोग। और इससे ये हमारा वो मित्र कीट खत्म नहीं हो रहा है, वो भी मरेगा तो वही मरेगा बस केमिकल। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैविक खेती से निहाल जी ने यहाँ पर तमाम इस युवा पीढ़ी में एक नई जनरेशन में नई क्रांति लेकर आई, और भी मेरे साथ मौजूद। आप कुछ बताएंगे जैविक खेती के बारे में? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह चौहान, ग्राम किशनपुर रहने वाला हूँ। जब से खुला आई है 5-6 साल हो गई सब जुड़ा हूँ, और काफ़ी अच्छा मुझे इससे प्रोग्रेस मिला है, और जैविक खेती करी है, जैविक खाद बनाने की जी ट्रेनिंग मिली है। मैं अपने आप खाद बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ, जैविक जो कैसे, कुछ बताएंगे दर्शकों को किस तरीके से बनाते हैं? जैविक उसमें जो गोबर होता है, गोबर डाले जाते हैं, उसमें केचुआ डाले जाते हैं। केचुआ जो है वो खाते हैं, और अपना जो हकते हैं उसको खाद बोला जाता है, खाद बोला जाता है। हाँ, केचुआ पालन के वो हम अपने खेतों में लगाते हैं। जो जैविक गेहूँ करें या आलू करें, वो खाद हम लगाते हैं हम। और हमारे जो एमडी साहब हैं इसके कंपनी के, इन्होंने तो बहुत ही सामाजिक कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए जी। इन्होंने गरीब बेटियों की शादी करी है। तो मेरे पास एक पूरी है कि इनकी फेहरिस्त जी, लिस्ट तैयार है तमाम। मैंने लिस्ट में भी देखा था, बहुत सारी चीज़ें इनकी रह गई थी। बिल्कुल करिए, तमाम सामाजिक कार्यों पर चल के हिस्सा ये लगातार ले रहे हैं। तमाम कन्याओं वगैरह की शादी कराई हैं, और हैंड पंप लगाए हैं, लैट्रिनें बनवाई हैं गाँव में। बहुत अच्छा, जब से ये आए हैं सबसे क्षेत्र का बहुत नहीं। तो क्या लगता है आपको कि ये सामाजिक उसी के लिए कर रहा है, या फिर कोई राजनीतिक इन लोगों का कोई राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं? सब लोग कहते हैं, लेकिन राजनीति के लिए नहीं कर रही है, सब हम लोग समाज के लिए कर रही है, समाज सेवा। हाँ, नहीं, ऐसा होता ना, आदमी लाभ देख लेता है कि मैं जो है जनता पे पकड़ बनाता हूँ, उसके बाद में कुछ चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके का नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं रहा। हाँ, तो साफ तौर से आप देख सकते हो लगातार इनका इस तरीके से रहा है। और भी तमाम किसान साथी मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। थोड़ा आप बताइए
मेरा नाम वेदपाल सिंह है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं भी प्राकृतिक प्रेमी हूं। खासकर जैविक खेती के लिए अपनाने के लिए मैं निहाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सभी किसान बता रहे थे, पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। 2015 में भी मैं इनके राहुल जी बैठे हैं, मेरे पड़ोस से निकलते हैं, मेरी तहसील के हैं, निहाल जी भी मेरी तहसील के हैं, तो इनसे मेरे प्रेरणा मिली। सबसे पहले इन्होंने जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, सरकारें नहीं कर रही हैं। हमारा जो समर्थन मूल्य किसान देते हैं, जो हमें उपज का मूल्य मिलता है, वो नहीं दे पाते हैं। अब ये हमें हमारा ये फसल का मूल्य भी देते हैं और 100 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। 100 रुपए एक्स्ट्रा ऐसे समय पे देते हैं जैसे दीपावली का समय है, तो ये अलग से देते हैं, सरकार के मूल्य से भी अलग देते हैं, हट के देते हैं। उसके बाद हम पे कोई दुख मुसीबत पड़े उसमें साथ देते हैं। प्राकृतिक के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं और स्वच्छ भारत अभियान के लिए शौचालय बनवाए हैं, हमारे लिए पानी पीने के लिए नल दिए हैं। मतलब इतने सारे कार्य किए हैं कि हम इनकी प्रशंसा करें तो बहुत कम पड़ जाएगी। और जो किसान हितैषी हैं, असली किसान हितैषी, वो हमारे निहाल जी हैं। इनके लिए मैं बात बात साधुवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्होंने जो काम हमारे लिए किसानों के लिए किया, अभी तक सरकारों ने काम नहीं किया। सरकार हमारा बीज, अगर हमारा सब मतलब ये जो फसल का अनाज है वो खरीद ले तो महीनों में आता है पैसा, और महीनों में पैसा आने के बाद हमको लटकाया जाता है कि रिश्वत ली जाते। यहाँ पे अगर 1000 रुपए का मेंथे का तेल है तो इन्होंने 1130 रुपए का रेट दिया है। उसके बाद 100 रुपए का हम लोगों को बोनस देने की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग बोनस लेने नहीं भी आ पाते हैं। कोई किसान बेचारा कमजोर है तो उसके घर पहुंचाते दीपावली पे। ये डबल खुशियां देते हैं हमारे लिए, और गरीब कन्याओं के लिए शादी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो जो इन्होंने जैविक खेती अपनाई है, क्योंकि रासायनिक खेती से हम लोग तरह तरह की बीमारी हो रही है, और ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है जो लाइलाज बीमारी हो रही है। और रासायनिक खेती को हम ना अपना के अगर जैविक खेती को अपनाएंगे, कम से कम यहाँ से शुरुआत करें कि हम अगर 10 बीघे जमीन हमारे पास है तो 2 बीघे खेती में जैविक खेती अपनाएं अपने लिए, उसे देखें, उसे खाएं। पहले लोग चना उना खाते थे, बहुत सारी से केमिकल नहीं लगते थे, तो हमारे बुजुर्ग कैसे हसपुस होते थे। और हम ज्यादा 60 या 55 साल पे जाते हैं तभी हमारा अंत हो जाता है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो 80-80 साल जी जाते थे। वो क्यों जी जाते थे? वो रासायनिक खेती नहीं करते थे, वो जैविक खेती है। वो चना खाते थे, चने की रोटी खाते थे, और सादा जो गोबर होता है उसकी खाद का अन्न खाते थे। तो जो जैविक खेती का अपनाने का इन्होंने जो काम किया है पूरे मंडल के अंदर, बदायूं बरेली जिला तो लगते हैं, पूरे मंडल के अंदर जो काम किया है वो सराहने का। हम इनके काम का पहल करते हैं, और हम 2015 से लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और इनके साथ साथ जो किसानों को जो सहायता देना है वो इनका लाजवाब है। तो आप साफ तौर से देख सकते हो, तमाम दर्शक इस समय मौजूद थे मेरे साथ में, तमाम लोग लाइव जुड़े थे, और आप तमाम किसान साथी इस समय मौजूद थे। तो यहाँ के जो ये मिस्टर निहाल जी हैं, इन्होंने तमाम जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, तमाम समाज सेवा में लगे हुए हैं। लगातार जैविक खेती की अगर बात की जाए तो इनकी लगातार कोशिश जारी है कि कहीं ना कहीं जैविक खेती के लिए आगे बढ़ाया जाए। तमाम प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की बात करिए, वो भी आत्मनिर्भर बनने की जब बात करें, उन्होंने उस पर भी कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स वगैरह कुछ रखे थे। और मैं आपको तमाम चीजें दिखाऊंगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे तमाम लिखवा रखा है, तमाम किसान भाइयों के लिए अपील वगैरह भी जैसे कि रखिए। कैमरा पर्सन से कहीं थोड़ा दिखाने का कष्ट कराएं। इन्होंने तमाम किसान भाइयों के लिए तमाम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को जारी किए हैं, जैसे कि सम्मानित किसान भाइयों, जैसा कि आप वो विदित है कि हमारी धरती माँ जीवनदायिनी है, इसमें सभी जीवनदायक तत्वों का भंडार है, लेकिन स्वार्थ वश या अनजाने में हमको अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग से जीवनदायक तत्वों, हवा, पानी, भोजन, जल को जहरीला बना रखा है, जिसको प्रतिकूल प्रभाव समस्त जीव जंतुओं को पड़ रहा है एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरा है। इस समय इसका एकमात्र समाधान पुनर्जीवित जैविक खेती है, जिसे अपनाकर हम पिछली गलतियों को सुधार एवं आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ धरा दे सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस दिव्य कार्य के लिए जैविक खेती अपनाएं। हमारा भी JK24 न्यूज चैनल की तरफ से खास करके यही मुहिम रहेगी, यही आप सब लोगों से कहना होगा कि जी इस तरीके से कर रहे हैं। और तमाम, मैं तो ये चाहता हूं, मेरी भी इन लोगों को शुभकामनाएं, तमाम किसान साथियों को शुभकामनाएं कि जैविक खेती अपनाएं, जिससे कि किसान आत्मनिर्भर बने, और हमारे लिए जो वास्तविक जो जहर हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग उससे बचेंगे, और हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य होगा, एक अच्छा, हम एक अच्छे भारत की जो कल्पना कर रहे हैं वो इस तरीके से ही कहीं ना कहीं हो पाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ JK24 न्यूज के लिए बदायूं से विपिन यादव की रिपोर्ट।